सर स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए जाते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम देखने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर विल स्टडी अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो इसी के साथ में मैं ये चैप्टर को कंक्लूड कर दूंगा और यहाँ पर हमारा पूरा अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कंप्लीट करने की मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और ठीक है, चलो शुरू करते हैं इससे। लेट्स स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज नाउ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है और ये सारे रिएक्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेस या बर्डन आने नहीं वाले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, आई विल जस्ट राइट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स में भर भर के दो मैकेनिज्म किए, SN1 और SN2, बोथ ऑफ देम फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, बट फर्क ये है कि यहाँ पर अपने पास में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, R C डबल बॉन्डेड टू O, यहाँ पर क्या होगा OH, करेक्ट। दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इधर इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर हु इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डेल्टा नेगेटिव होगा और ये कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा, ऑलराइट। तो डोंट यू थिंक दिस OH ग्रुप इज अ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर किसी वजह से मैं इस न्यूक्लियोफाइल को निकाल के इसी के जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट अस यूज द मॉलिक्यूल कॉल्ड PCl5। देखिए, जहां पर हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव्स में ये रिएक्शन किया था कि किसी अल्कोहल के अंदर हम PCl5 यूज करते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, SOCl2 यानी थायराइड क्लोराइड यूज कर सकते हैं, डाल्टन्स रिएक्शन कर सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने क्या पता चला कि OH ग्रुप है ना वो रिप्लेस हो जाता है और क्लोरीन आ जाता है, सही है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनने वाला है वो क्या होगा, PCl5 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, तो OH हट के उसी के जगह पे आ जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, सही बात है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में असाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, OH ग्रुप हटके क्या आ जाएगा, Cl। जब हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे वहां पर अपने पास फंक्शनल ग्रुप ही अल्कोहल था, तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल नहीं है, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दिस फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स एन OH पार्ट व्हिच इज न्यूक्लियोफिलिकली सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl नाउ। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से जरूरी नहीं है सिर्फ क्लोरीन वाला पॉइंट, आप कोई भी दूसरा क्लोरीनेटिंग या फिर ब्रोमिनेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर PCl5 यूज कर सकते हैं, या फिर आप डार्जन्स, अगर आपको याद होगा तो डार्जन्स मेथड में हमने क्या यूज किया था, थायराइड क्लोराइड, दैट इज SOCl2 एंड पाइरिडीन। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप लुकास रिएजेंट यूज करके भी रिएक्शन कर सकते हैं। व्हाट वाज लुकास रिएजेंट, इट वाज एनहाइड्रियस ZnCl2 प्लस concentrated HCl। लुकास रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। एनी ऑफ दिस रिएजेंट विल ऑलवेज गिव OH टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड जनरेट हुआ उसका मैं नाम क्या रखूं, ये हो जाएगा असाइल क्लोराइड। बहुत ही आसान है, ठीक है। और याद कीजिए, असाइल क्लोराइड से अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें पानी डाल दो, ये अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर मैं दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी का बात करता हूँ, दैट इज डिहाइड्रेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन एसिड्स, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेता हूँ, लेट्स कंसीडर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, है कि नहीं, करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज लॉस ऑफ वाटर। तो अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए एसिड के और इसमें से मैंने वाटर लॉस कर दिया, चलो करके देखते हैं कि यहाँ से भाई वाटर निकल गया, तो किस तरह से निकल जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से निकल जाएगा, H2 और O, करेक्ट। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, ऊपर R C डबल बॉन्डेड टू O ग्रुप बचेगा, करेक्ट। ये तो OH गया इसके H के साथ, तो इसका O बाकी है कि नहीं। तो देखो, डोंट यू थिंक ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी की है डिहाइड्रेशन टाइप की रिएक्शंस के अंदर। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है, ये क्या हो गया, एसिड में से जब पानी निकल जाता है और ऐसा फंक्शनल ग्रुप बनता है, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसे, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है।
तो वाटर निकालना है मतलब डिहाइड्रेशन करना है, तो यहाँ पर जो रिएजेंट लगेगा वो क्या होगा, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। अब दुनिया का सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैं आपको पिछले 3 चैप्टर से बताते आ रहा हूँ कि सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है। यू कैन यूज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इससे भी स्ट्रॉन्ग अगर आपको चाहिए, जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है, दैट इज P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। नहीं कुछ भी मिलता है तो Al2O3 लिख के आ जाओ यार और हीट कर दो, ठीक है। ऑल दिस 3 आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन तीनों में से किसी का एक का भी एक्शन जो है पटाख से इसमें से पानी खींच लेगा और आपको एनहाइड्रेट बना के देगा। लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि एनहाइड्रेट के अंदर पानी डालोगे तो फिर से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से असाइल हैलाइड भी बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से वाटर निकाल के एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए कुछ ही एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि देखो भाई कन्वर्ट मान लो एसिटिक एसिड, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू इथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, एसिड को आपको असाइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। चलो मैं बॉन्ड लाइन में करता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, करेक्ट है। इसको इथेनॉइल क्लोराइड, चेक करो क्या इथेनॉइल क्लोराइड इस तरह से दिखाई देगा। देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व के OH हटाने का और Cl लाने का है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने का है। तो क्लोरीन लाने के लिए क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज करेंगे कि नहीं, तो PCl5 एक बहुत ही बेहतरीन क्लोरीनेटिंग एजेंट है। आप PCl3 यूज कर सकते हैं, SOCl यूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। मैं जनरली यहाँ पर PCl5 या PCl3 यूज कर लेता हूँ। PCl3 यूज करो, हीट करो, ऑफकोर्स PCl3 होगा तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, H3PO3। PCl5 होगा तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, POCl3 प्लस HCl। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव में करा चुका हूँ, वापस कराने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इसके नीचे IUPAC कॉमन नेम आप लिख लेंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, जैसे क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि प्रिपेयर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मैं एग्जामिनर हूंगा तो यही क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई प्रिपेयर थैलिक एनहाइड्राइड। अब इधर ना बच्चों की बैंड बच जाती है, क्यों पता है, क्योंकि थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड ही नहीं मालूम है क्या होता है, तो एनहाइड्राइड किधर से आएगा। इसलिए मैं बताता हूँ थैलिक एनहाइड्राइड, प्रिपेयर थैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने थैलिक एनहाइड्राइड कभी सुना नहीं है। थैलिक ये वर्ड तो हम जानते हैं ना, मैंने पॉलीमर में भी ये यहाँ पर सिखाया था। और स्टार्टिंग में इस चैप्टर के जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे, मैंने आपको 3 टाइप के डायोइक एसिड्स बताए थे बेंजीन के अंदर। एक था टेरिफ्थैलिक एसिड, एक था थैलिक एसिड, एक था आइसोथैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड क्या होता है, जब आप बेंजीन रिंग के दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे एसिडिक ग्रुप लगा देते हो, तो दिस कंपाउंड इज नथिंग बट थैलिक एसिड। आइसोथैलिक होगा तो दोनों अल्टरनेट पोजीशंस पे हो गए, और अगर टेरिफ्थैलिक होगा तो दोनों ऑपोजिट पोजीशंस यानी पैरा टू ईच अदर होंगे। फिलहाल इसका नाम क्या है बोलो, थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड के अंदर से वाटर निकाल दोगे तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा कि नहीं। तो थैलिक एसिड के अंदर से वाटर निकालने के लिए यानी डिहाइड्रेशन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगता है। तो दुनिया का सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा था, आप स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, या तो फिर अभी नया सीखा है तो वो लिख दो ना, P2O5। पढ़ो क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। यू यूज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, वाटर निकल जाएगा जैसे कैसा, ये H और ये OH, सिंपल है कि नहीं। तो इधर आपके पास में है बहुत बढ़िया थैलिक एनहाइड्राइड तैयार, कुछ इस तरह से, राइट। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर थैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम थैलिक एसिड। इस तरह से अगर और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि इतने इजी रिएक्शन तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट दैट इज आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, ठीक है। दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ सी एसिड यानी कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। अरे भैया इससे तो ज्यादा इजी रिएक्शन कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करो, क्या मिलेगा आपको सबको पता है कि अमोनिया जो है NH3, उसके सर पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को डोनेट करेगा। अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो लुईस बेस है, मतलब ये अमोनिया जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर इस बेसिक इन नेचर वाले कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भिड़ा दोगे तो क्या होगा बताओ, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन है, अमोनिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, है कि नहीं। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, मेरे को तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन है, आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ। ये जो लोन पेयर है, बेस जो है वो हमेशा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है कि नहीं। कितनी बार मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया है कि बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन, बिकॉज बेस का डेफिनेशन ही होता है कि बेस इज अ प्रोटॉन लवर। तो भाई ये अपने लोन पेयर को यहाँ पर आके बनाएगा बॉन्ड पेयर,
और उसी समय पे ये जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लोन पेयर। देन व्हाट डू वी गेट आर सी डबल बॉन्डेड टू ओ ओ। ऑक्सीजन के पास पहले से ही 2 लोन पेयर होते हैं, करेक्ट है कि नहीं। जब ये बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर बनेगा तो तीसरा लोन पेयर जनरेट हुआ, कोई डाउट यहाँ तक। फिर NH3 के अंदर एक H आ गया तो डोंट यू थिंक ये NH4 बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए फ्रॉम हाइड्रोजन तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। डोंट यू थिंक यू गेट एनायन एंड अ कैटायन। तो जब एनायन कैटायन एक ही साथ मिलता है तो क्या ये अलग अलग रहेंगे क्या, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों पास में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको एक सॉल्ट बनता हुआ नजर आता है। तो ये तो सही बात है ना कि भाई एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट बन तो रहा है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमोनिया है तो इस सॉल्ट को मुझे क्या कहना चाहिए, इस सॉल्ट को मुझे कहना चाहिए अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया की वजह से बनाया हुआ सॉल्ट है ना, तो ये हो जाएगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है कि नहीं। अब ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा रिवर्सिबल नेचर का है, ठीक है, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट जो है ना ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बहुत ज्यादा स्टेबल सॉल्ट नहीं है। ये क्या करता है, अपने आप को तुरंत डिसोसिएट या रीअरेंज करके फिर से एसिड और अमोनिया बनाता है। तो जब आप इन दोनों मॉलिक्यूल को मिक्स करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हाई होगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो ये कब तक चलेगा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे ही दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया देयर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो अब एक बार ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया उसके बाद क्या, ये रिएक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा। अब अगर ऐसे केस में हम ली चैप्लियर्स प्रिंसिपल का यूज करते हैं टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, सपोज मैंने यहाँ पर हीट कर दिया, तो जैसे मैं हीट करूंगा पूरे रिएक्शन के अंदर जितना भी अमोनियम सॉल्ट होगा इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो इधर से वाटर निकालो H2 और ये O को निकाल दो तो बचा क्या, डोंट यू थिंक यू गेट अमाइड मॉलिक्यूल। तो ये क्या मिल गया, अमाइड। तो जैसे ही मैंने हीट किया सारा का सारा वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर वाटर निकलना शुरू हो गया तो पूरा इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स है विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम क्लोराइड, साइमल्टेनियसली वी लूज वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अमाइड। तो जब तक आप हीट नहीं करोगे ना तो रिएक्शन इसके बीच में टॉगल करते रहेगा बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे ही हीट किया ना तो पूरा रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और लास्ट एंड प्रोडक्ट बना के क्या देगा, अमाइड। इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में ना कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लो, अमोनिया डालो, हीट करो, वाटर निकालो और सीधा अमाइड लिख के आ जाओ। ऐसा सीधा अमाइड बनता नहीं है, पहले इसको इक्विलिब्रियम स्टेज पे आने देने का, ठीक है, और उसके बाद में हीटिंग करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने का, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द रिएक्शन है और ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में अगर नोटेशन करने का तो ऐसे बता देते हैं, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन समझ में आया होगा और ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पे कर चुके हैं, याद करो, हम लोग ने गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस किया था। तो गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि थैलीमाइड जो है वो बनता कैसे है, वहां पर इसका हल्का हल्का मैंने डिनोशन बताया था। मैं अभी वापस रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो, अगर हम लोग ने एग्जांपल में लिया है जैसे कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड इनटू फॉर्मामाइड, तो बताओ कैसे करेंगे। एसिड से अमाइड आने का एक ही फंडा है, अमोनिया से रिएक्शन कराओ, दैट्स इट। अदरवाइज हाउ विल यू जनरेट द नाइट्रोजन ग्रुप, राइट, यू नीड अमोनिया फॉर दैट। तो फॉर्मिक एसिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसके साथ अमोनिया डाल दो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, पहले इक्विलिब्रियम स्टेज पे अटेन होगा, क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, है ना। इसको बहुत प्यार से अमोनियम फॉर्मेट भी बोलेंगे ना, तो कोई रॉन्ग नहीं रहेगा। अमोनियम बोलो भाई फॉर्मेट, या फिर अमोनियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड आप पूरा लिख सकते हैं इंग्लिश में, या तो फिर बहुत अगर आईयूपीएसी लिखने का मन है तो अमोनियम मिथेनोएट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, विल मूव फॉरवर्ड। जैसे ही मैंने इसको हीट किया वाटर वहाँ निकल गया यहाँ से, क्या बनेगा, HC double bonded to O NH2 will end up with formamide. Formamide is a very common name, ठीक है। You can give IUPAC name, that is methanamide, that is also good, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने बोला था ना आपको कि मैंने आपको गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हमने किया था वहाँ पे भी हल्का सा बताया था, कैसे बताया था समझाता हूँ। देखो अगर बेटा आप यहाँ पर थैलिक एसिड ले लो, थैलिक एसिड कुछ इस तरह से दिखता है, अभी बताया था ना 2 मिनट पहले, ये क्या हो गया, एक थैलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज पे अटेंशन। जो हो जाएगा भैया थैलिक एसिड, ठीक है। इस थैलिक एसिड में आप क्या डाल देंगे, अमोनिया, तो चलो अमोनिया डालो, ठीक है।
चलो एक नहीं, एक काम करो, 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आपको नहीं लगता ये वाला मॉलिक्यूल इसको न्यूट्रलाइज करेगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इधर भी एक अमोनियम सॉल्ट बनेगा और इधर भी एक अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑफ कोर्स रिवर्सिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा, O माइनस NH4 प्लस, सिमिलरली C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, कुछ इस तरह से। तो यू विल गेट दिस सॉल्ट एज अमोनियम थैलेट, करेक्ट। इस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, बोलो भाई, अमोनियम थैलेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया अमोनियम थैलेट, करेक्ट। अब ये अमोनियम थैलेट को अगर हम हीट करते हैं ना, तो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होगा, वाटर लॉस और वाटर लॉस। तो भाई 2 बार यहाँ से वाटर लॉस कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सीधा NH2 बनेगा, बढ़िया। सेम वे इधर से C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या बनेगा, अमाइड ग्रुप बनेगा, करेक्ट। तो ये 2 बार अमाइड ग्रुप जनरेट हुआ, तो क्या मैं इसे इसका आईयूपीएसी नेम दे देते हैं, बेंजीन 1,2 डाइअमाइड, या फिर डाई कार्बोमाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, यहां से अमोनिया पूरा निकल जाएगा, पूरा अमोनिया निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा पूरा अमोनिया, देखो इधर का एक NH2 ग्रुप पकड़ लो और नीचे वाला NH2 ग्रुप में से सिर्फ एक हाइड्रोजन पकड़ लो, तो क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया, ठीक है। अब जैसे अमोनिया निकल गया, देखो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, नीचे क्या है, वो भी C डबल बॉन्ड O है, इधर का एक N बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बना, ये बन गया थैलिमाइड, ठीक है। तो गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस में रिएक्शन थैलिमाइड से शुरू होता है, बट थैलिमाइड कैसे बनता है वो आज के लेक्चर में अपने को पता चला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया था इसलिए डिस्कस किया, बाकी ऐसा कोई एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं किस तरह से अमोनिया रिएक्ट करेगा और आपको एक सॉल्ट बना करके देगा, और आगे हीट करने पे वो आपको एक अमाइड बना करके देगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए अपना नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आई गेस प्रॉपर्टी नंबर 4 इट इज, ठीक है। यहाँ पर हम करने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। पहली बार तो नहीं सुन रहे ना हम लोग। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, इट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी भाई रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस ही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड भी निकल सकता है, जैसे अगर सोडियम कार्बोनेट निकल गया या कोई कार्बोनेट टाइप का कंपाउंड निकल गया या फिर CO2 प्योर निकल गया, तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। सिंपल भाषा में मतलब ये है कि डीकार्बोक्सिलेशन बोलूं तो समझ जाना कार्बन एटम डिक्रीज होने वाले हैं, बात खत्म हो गई। कार्बन डिक्रीज हो रहा है, सीधा सीधा क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो चलो ये मेथड भी हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। और प्लीज पे अटेंशन कि अगर हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, उसका डायरेक्ट हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कर सकते। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसका सॉल्ट बना लो। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे अच्छा बेस ले लो भाई NaOH, ठीक है। यहाँ से निकाल दो वाटर, तो यहाँ पर आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, तो O माइनस और Na+। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के रिएक्शन तो फटाफट कर लेंगे, ये सब तो हमको पता है, ये बेसिक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। एक बार अगर आपके पास सोडियम सॉल्ट आ जाए ना, तो इसके अंदर क्या करना है, फिर से NaOH ही डालना है। अभी आप बोलोगे सर पहले भी तो NaOH डाला, फिर से क्यों NaOH डालना है, फर्क है। इधर सिर्फ आपने NaOH डाल के उसका सॉल्ट बनाया था, इस बार आप वापस से NaOH डालोगे ज्यादा, और ये जो NaOH होगा वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, साथ ही में आप इसको हीट करोगे, ठीक है। तो बॉइलिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या बॉइलिंग विथ अल्कली या बॉइलिंग विथ कॉस्टिक सोडा, ऐसा ये टर्म, ऐसे ये रिएक्शन को बोला जाता है, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉइल विथ अल्कली करो या बॉइल विथ कॉस्टिक सोडा करो, तो यहां से एक चीज निकल जाएगी, कार्बन एटम कम हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे कम हो जाएगा, इसीलिए हमको यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करना है। 11th में मैंने आपको ये बोला था कि हम काउ डालते हैं इसके अंदर, काउ, वो काउ नहीं था, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वो याद रखने के लिए काउ बताया था, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ से कुछ इस तरह से निकल जाएगा, देखो
चेक करो क्या निकल रहा है, देखो चेक इट आउट, Na2, ठीक है, Na2 COO और ये वाला O, क्या निकला यहाँ से Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल गया। तो ये जो R है वो तो एज इट इज बचा हुआ है, NaOH का जो H है वो भी एज इट इज बचा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसका बॉन्ड अभी ये कार्बन से बनेगा कि नहीं, तो क्या बनेगा यहाँ पे H, करेक्ट है कि नहीं। तो दिस इज हाउ यू गेट अल्केन, R बॉन्डेड टू H क्या होता है, अल्केन होता है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर NaOH डाल के बेस बनाओ, बेस के अंदर वापस NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो Na2CO3 निकल जाएगा एंड यू विल एंड अप विद अल्केन, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हो कि सिंपली आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, NaOH डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना लो, ठीक है। इसके अंदर फिर से आप NaOH बेसिस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट कर दो, सीधा सीधा अल्केन निकाल दो, ठीक है। और यहाँ से जो CO2 है वो Na2CO3 बन करके निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से बॉन्डिंग वगैरह बता के करेंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। आप चाहे तो ऐसे शॉर्ट नोटेशन जैसे आपके टेक्स्ट में दिया वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज फाइन, यू राइट इट बोथ द वेज, ये आपको करेक्ट ही मिलेगा। तो बोलने की बात यह है कि डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद में आपके पास जो कंपाउंड आता है वो क्या बनता है, अल्केन, बट एक कार्बन कम होता है। अगर आप 3 कार्बन का एसिड लोगे तो अल्केन 2 ही कार्बन का मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन है ना वो Na2CO3 बनने में निकल जाता है। अगर आप 4 कार्बन का एसिड लोगे 3 कार्बन का अल्केन मिलेगा, एक्सेट्रा। मतलब n नंबर ऑफ कार्बन का एसिड लोगे तो n-1 नंबर ऑफ अल्केन मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल करके देख लीजिए, अगर मैंने आपको कहा कि मान लो एसिटिक एसिड है अपने पास में, एसिटिक एसिड है और इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, ठीक है। राइट द रिएक्शन फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले ये बात जान लो कि एसिटिक एसिड का डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन होता नहीं है। पहले एसिटिक एसिड को NaOH डाल के हम क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो एक बार आपने इसका सॉल्ट बना लिया, दैट इज सोडियम एसिटेट CH3COO- Na+। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। फिर से हम इसके अंदर NaOH डालेंगे, बट इस बार कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके डालेंगे। तो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से Na2CO3 जिसके अंदर एक कार्बन कम होता हुआ हमको नजर आ रहा है वो निकल जाएगा, करेक्ट। तो आप चेक करो, आप ऐसा चाहे तो पेंसिल से निकाल के देख सकते हो, देखो इस तरह से है ना, Na2CO3 निकल गया। तो दिस बचा हुआ H विल नाउ लैंड अप ऑन CH3। तो CH3 पहले से था, उस पर एक H आया तो क्या हो जाएगा CH4, तो क्या बना इधर, मीथेन बना कि नहीं। तो बताओ मुझे, एसिड यानी 2 कार्बन वाला एसिड है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला एसिड है, वहां से 1 कार्बन वाला अल्केन मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज 1 कार्बन इज एटम इज गेटिंग रिड्यूस इन दिस ग्रुप, राइट। अब तक मैंने बहुत मतलब ना के बराबर ऐसे रिएक्शंस बताए हैं जिनके अंदर कार्बन एटम डिक्रीज होता है। देखो साइनाइड के रिएक्शंस किए थे वहां 1 कार्बन एटम इंक्रीज होता है, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस किए थे वहां ऑलमोस्ट बहुत सारे कार्बन एटम्स हम चाहे उतने कार्बन एटम्स इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कार्बन एटम डिक्रीज करने वाले मेथड मैंने बहुत कम बताए हैं, जिसमें से ये वाला मेथड है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पर कार्बन एटम डिक्रीज होता है, ठीक है। आने वाले चैप्टर में भी एक और रिएक्शन आएगा जहां पर कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं, बट वो समझ आने पर पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसके जैसे अगर कोई भी एग्जांपल्स आए तो बड़े आसानी से एग्जाम में आप कर पाएंगे। एक होमवर्क में दे देता हूँ मैं आपको, जैसे सपोज अगर असाइनमेंट के फॉर्म में मैंने दे दिया कि भाई आप बेंजोइक एसिड ले लो, ठीक है, बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड का आप कर दो डीकार्बोक्सिलेशन, तो बताओ यहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मिलने वाला है। तो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ऑलरेडी हमने किया था अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर। तो वहां पर मैंने आपको जब रिडक्शन कर रहे थे अल्कोहल्स का, तो मैंने आपको 4 अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, जिसमें से 3rd नंबर का रिड्यूसिंग एजेंट जो मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस में अभी आपको वापस बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ RC+OH, इस पर मैं कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट अगर मैं डालूंगा ना, जैसे कौन होगा कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कौन, नॉर्मली हम हाइड्रोजन गैस, रानी, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज करते हैं, करेक्ट। या फिर अगर मान लो मैंने यूज कर लिया 2 नेशनल हाइड्रोजन कमिंग फ्रॉम सोडियम अमालगम एंड वाटर, ठीक है। या फिर मान लो मैंने यूज कर लिया NaBH4, ठीक है। या फिर मैंने यूज कर लिया DH, ये सारे कौन है, कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इनको यूज करेंगे ना तो ये एक भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता। इनमें से कोई भी एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिएजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है,
जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको कैसे एक स्टोरी बताई थी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो बेस्ट है, इट्स अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? देखिए बेस्ट चीज क्या होती है, बेस्ट इंसान कौन होता है? वो इंसान जो बेस्ट चीज का मतलब सिंपल क्या होता है कि जो चीज बेस्ट होती है वो इसलिए बेस्ट होती है क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो नहीं कर सकता है वो ये चीज कर सकता है। ठीक है, जैसे LiAlH4 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि जब रेस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट। अब ये बेस्ट रिएजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसिव हो गया, तो ये ड्रॉबैक हो गया उसका कि ये बेस्ट है लेकिन ये क्या है, एक्सपेंसिव है। तीसरा, इसको यूज करने के लिए ना बहुत सारे कंडीशंस चाहिए, जैसे हाइड्रोलिसिस चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए, तो ये काम करता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दुनिया में भले कोई भी चीज सबसे बेस्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ खामी तो हमेशा होगी। भले ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्सपेंसिव है, इतनी सारी कंडीशंस चाहिए, अच्छे से रिएक्ट करता है, बट इसमें एक खामी है कि ये जो रिएजेंट है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर इसको कहीं दिख गया तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, बट एनीवे वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, सो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, फटाफट इसका रिडक्शन करेंगे। मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो यू विल एंड अप विद 1 डिग्री अल्कोहल, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप है ना रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट। दिस होल ग्रुप नाउ गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस होल ग्रुप, दैट इज CH2OH ग्रुप। तो एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से मैं अगर आपको कोई भी एग्जांपल दूं, जैसे बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल फॉर बेंजोइक एसिड। तो देखिए बेंजोइक एसिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इसमें भाई मैंने एक्शन कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2OH ग्रुप। तो बोलो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग है और यहाँ पर बन गया CH2OH ग्रुप। डोंट यू थिंक दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल? ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। और अगर मैं इसका आईपीसीएम लिखूं तो सिंपली भाषा में ये क्या हो जाएगा, फिनाइल मिथेनॉल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रिडक्शन रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा, किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया जाता है यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वक्त सारी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कर ली है। ठीक है, तो देखा जाए तो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हो चुके हैं, बट एक मिसलिनियस रिएक्शन है जो मैं कराने की कोशिश करता हूँ। देखो एक मिसलिनियस रिएक्शन कराता हूँ मैं आपको, जहां पर सपोज अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और हम यहाँ पर यूज करते हैं P2O5, दैट इज फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इट्स अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमको पता है कि यहाँ पर अपने को एसिडिक एनहाइड्राइड कुछ मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया भाई एसिड एनहाइड्राइड, सही बात है। ठीक है, अब ये एसिड एनहाइड्राइड जो यहाँ से मिलता है ना, इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। अब क्यों अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शंस डिफिकल्ट होते हैं ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर्स। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर से वाटर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हमने किया P2O5, इट्स अ विगरस प्रोसेस। तो ये इसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड या फिर यील्ड ऑफ एसिड एनहाइड्राइड के जितना एसिड एनहाइड्राइड हमको मिलना चाहिए था, एक्सपेक्टेड वैल्यू उतना जितना हम कर रहे थे उतना मिलता नहीं है। जैसे मैं चाहता था कि अपने को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड मिले, बट जब हम रिएक्शन करते हैं तो यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट 20 to 25%, मतलब सिर्फ 25-30% प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो मेथड है बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि P2O5 इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टॉप ऑफ दैट द क्वालिटी ऑफ एनहाइड्राइड इज नॉट दैट गुड। तो वी गो फॉर अल्टरनेटिव प्रोसेस टू प्रिपेयर एसिड एनहाइड्राइड। हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर NaOH डाल के उसका सॉल्ट बना लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम एक असाइल हैलाइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के अंदर देखो मुझे कोई डिहाइड्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और ऊपर से Na और Cl बहुत अच्छी तरह से यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि आयोनिक सॉल्ट है, राइट। तो NaCl यहाँ से निकल गया, तो बताओ मुझे R C double bonded to O with this O group as it is will connect with this carbonyl group that is C double bonded to O and which is connected to R again। तो यहाँ पर आपको एक एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा। अब यहाँ पर जो एसिड एनहाइड्राइड मिल रहा है देखो ध्यान से, ठीक है, ये इतने विगरस कंडीशंस के थ्रू होके नहीं आ रहा है, तो इसका जो यील्ड है वो भी लो होता है, बट इसके मुकाबले तो बेटर होता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई प्रिपेयरिंग एसिड एनहाइड्राइड बाय डिहाइड्रेशन मेथड इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस टू प्रिपेयर एसिड एनहाइड्राइड, बट rather what I'll do is I'll convert acid into NaOH into sodium. I will convert acid into sodium salt of carboxylic acid by using NaOH, and then just by putting acyl halide to it I can convert it into acid anhydride, which will yield
मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मेथड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये मिसलिनियस रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब अपना अगला टॉपिक है दैट इज टू डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप ध्यान से देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, R डबल बॉन्डेड टू O, इसके पास लोन पेयर होगा, सभी ऑक्सीजन के पास में मैं लोन पेयर शो कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस O इज बॉन्डेड टू H, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ बाय कॉमन सेंस वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो मॉलिक्यूल है वो कॉन्जुगेट सिस्टम में, कॉन्जुगेट सिस्टम में मतलब इसके अंदर रेजोनेंस का फंडा हो रहा होगा। तो लेट अस से कि जो लोन पेयर हुआ है इधर आके बॉन्ड पेयर बनेगा, एट दैट सेम टाइम दिस बॉन्ड पेयर टर्न्स अप टू बिकम अ लोन पेयर। तो आफ्टर दैट व्हाट डू वी गेट, कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, दो लोन पेयर था पहले से, और अब ये बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर बन चुका है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में हो जाएगा, वन लोन पेयर एज इट इज एंड हाइड्रोजन इज कनेक्टेड। नाउ इफ यू चेक इट आउट हियर, ऑक्सीजन लूजेस द इलेक्ट्रॉन देयरफॉर रिसीव्स अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट रिसीव्स अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूल है, जब आपने उसको रेजोनेट करवाया तो आपने चार्ज सेपरेशन करवाया। देखो यू आर डूइंग चार्ज सेपरेशन, तो इस फंडे में जब रेजोनेंस होता है ना तो चार्ज सेपरेशन होता है, ये याद रखिए, शब्द याद रखिए, चार्ज सेपरेशन। ऑफ कोर्स बाद में आप रेजोनेट बैक करवा सकते हैं, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, एट दैट सेम टाइम दिस बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर टू रीच बैक इनटू द ओरिजिनल स्टेट, करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, देयर इज चार्ज सेपरेशन। पहले से कोई चार्ज था क्या? नहीं, आपने रेजोनेंस करके जबरदस्ती चार्ज बनवाया। तो जब भी लाइफ में चार्ज सेपरेशन होता है स्टेबिलिटी नहीं होती है, या फिर ऐसा कहूं मैं स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी क्या है? कम। ठीक है, ऑलराइट। अभी जरा ध्यान देते हैं, सपोज अगर किसी वजह से मैं जानता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर बताता है, तो वो एसिड होने के नाते अपने अंदर से H+ आयंस को लूज कर देता है। तो H+ आयंस को अगर लूज कर देगा तो डोंट यू थिंक कि एसिड नहीं, अब ये कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में होगा। तो इसका नाम क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये एसिड अपने अंदर से H+ लूज करेगा तो यू विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच इज एन आयन। अगर मैं इसका रेजोनेंस हैबिट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करता हूं तो देखिए इसका जब लोन पेयर बिकम्स अ बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम्स अ लोन पेयर, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि RC डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, दो लोन पेयर उसके पास पहले से था और ये बॉन्ड भी लोन बन गया तो तीसरा लोन पेयर आएगा, करेक्ट। यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ तीन लोन पेयर थे तो अब क्या हो जाएंगे? दो लोन पेयर हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए दिस ऑक्सीजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट रिसीव्स अ पॉजिटिव चार्ज बट द चार्ज ऑलरेडी इट हैज इज नेगेटिव देयरफॉर इट गेट्स बैलेंस्ड, करेक्ट। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है इसलिए इस पे चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। ऑलराइट, नाउ इफ यू रेजोनेट इट बैक तो लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स अगेन अ लोन पेयर, तो ये फिर से इसमें कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मॉलिक्यूल में पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, वो इस ऑक्सीजन से हट करके अब दूसरे ऑक्सीजन की तरफ चले गया, फिर से इस ऑक्सीजन से हट करके इस ऑक्सीजन पे चले गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो चार्ज है ना वो पैदा नहीं हुआ, वो पहले से है। उस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन से फिर से पहले ऑक्सीजन पे टॉगल करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता है। चार्ज क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर डीलोकलाइज। और आप जानते हैं रेजोनेंस में जब भी चार्ज डीलोकलाइज होता है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपना एसिडिक नेचर नहीं बता रहा है तब चार्ज सेपरेशन का फंडा बता रहा है, और जब वो एसिडिक नेचर या एसिडिक बिहेवियर बता रहा है, जब मैं इसमें से H+ आयंस निकाल दूंगा तो वो डीलोकलाइजेशन बता रहा है। इन दोनों ही केस में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है? तो आप कहेंगे जहां पर चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रहा है वहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो डोंट यू थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड विल ऑलवेज ट्राई टू एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट या ऑलवेज ट्राई टू एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म वेयर इट इज गेटिंग मोर चार्ज डीलोकलाइजेशन। तो अब मुझे बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में रहना क्यों चाहेगा जब उसको पता है कि सेपरेशन होने के बाद स्टेबिलिटी कम होने वाली है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपने अंदर से कैसे भी करके इस H को खोने की कोशिश करेगा। अगर ये H खो जाता है तो अपने आप को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करेगा और देन चार्ज डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज टेंडेंसी टू लूज H+ आयंस एंड देयरफॉर आई कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है ये बात मैंने बताई। ऐसा सेम फंडा है ना अगर आप अल्कोहल में देखो तो नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखो अल्कोहल इज R बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू H, करेक्ट। यहाँ पर अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, करेक्ट, तो यहाँ पर RO माइनस बनेगा
और H प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये O माइनस कार्बन चेन पर रेजोनेट कर रहा है क्या? नहीं, इधर रेजोनेंस फैक्टर ही नहीं है, डबल बॉन्ड ही नहीं है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर अटका हुआ है, मतलब इट इज नॉट गेटिंग डीलोकलाइज्ड। अगर डीलोकलाइज होता तो स्टेबलाइज होता, पर यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब अल्कोहल जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो स्टेबिलाईजेशन नहीं, उल्टा डीस्टेबिलाईजेशन हो जाएगा, बिकॉज दिस चार्ज इज नॉट गेटिंग डीलोकलाइज्ड। तो अल्कोहल अपने आप को इस फॉर्मेट में कभी एग्जिस्ट करवाना नहीं चाहेगा, मतलब अपने आप में से कभी हाइड्रोजन निकालना नहीं चाहेगा। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस H या टू ब्रेक दिस बॉन्ड, एंड देयरफॉर आई कैन से अल्कोहल इज नॉट सो एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ एक कंक्लूजन बताता हूँ कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर बताने की कोशिश करता है, और अल्कोहल क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा एसिडिक नेचर बता नहीं सकता है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पे अलग अलग अगर हम अलग अलग कार्बन चेन लगाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स लगाएंगे, तो उसके वजह से एसिडिक नेचर पर क्या इफेक्ट आता है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर मान लो कि मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, और मान लो एक एग्जांपल ऐसा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ। अब देखिए ये जो विड्रॉइंग इफेक्ट है या डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी हो सकता है, रेजोनेंस से भी हो सकता है, एक्सेट्रा। देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू इट एंड वी ऑलरेडी नो द इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर मैं डोनेटिंग इफेक्ट लगा रहा हूँ तो मान लो कि ये डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ डोनेट करेगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, प्लीज चेक आउट। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पे कार्बन की इंक्रीमेंट, देखो ऐसा ग्रुप दिखाई देता है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इस कार्बन पे, तो इन टर्न ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, करेक्ट। तो ये कार्बन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, और ऐसे भी ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक्सेप्ट भी करेगा। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने की हिम्मत, बल, शक्ति, ताकत या क्षमता है, वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ये डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इस तरह से, करेक्ट, तो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड देयरफॉर हाइड्रोजन विल लीव फ्रॉम हियर बीइंग H+, और इसी की वजह से एसिडिक नेचर आता है। हम कहते हैं ना किसी भी सब्सटेंस से अगर H+ आयंस निकलता है एक्वस मीडियम में तो वो एसिडिक होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वो अपने अंदर से क्या निकलता है, H+ आयंस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ऑलरेडी H+ आयंस निकलेंगे, ये एसिडिक नेचर बता रहा है, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन से खींचने की मेहनत क्यों करेगा, करेक्ट। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन H+ बन के नहीं निकल पाएगा। अगर H+ बन के नहीं निकल पाएगा तो डोंट यू थिंक इसके वजह से जो एसिडिक नेचर है वो उसमें कमी आएगी, करेक्ट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्टेड, तो उसका जो एसिडिक नेचर है, करेक्ट, वो कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके दिमाग में जा रहा होगा। ठीक है, बाकी इसको इंग्लिश में लिखा के नहीं दे सकते बोर्ड पे, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हो। सिमिलरली इधर सोचो, करेक्ट। अभी ध्यान से देखना, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है इस तरह से कुछ, और यहाँ पर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन इन टर्न किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अभी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, करेक्ट, उसको सबके इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है, और अगर आप उसी के इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या अपने इलेक्ट्रॉनिक नेचर को या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से खींचेगा। अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो डोंट यू थिंक यहाँ से H+ बन के निकल जाएगा, करेक्ट। और जैसे ही वो H+ बन के निकला, बोलो एसिडिक नेचर में इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब नॉर्मल H+ निकलने की टेंडेंसी और विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से H+ निकलने की टेंडेंसी, दोनों में फर्क है। विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो H+ निकलेगा वो बहुत रैपिडली निकलेगा, बहुत इंस्टेंटेनियसली, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली निकल जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर क्या होता है, विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से जो एसिड का एसिडिक नेचर है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे अगर हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, और मैं ऐसा कहता हूँ कि क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई डाइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब तीनों के अंदर भाई एसिड ग्रुप है तो एसिडिक नेचर तो है ही। सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन सबसे कम एसिडिक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप, करेक्ट, वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा, कार्बन ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर H+ बनना डिफिकल्ट हो जाएगा, H+ नहीं बनेगा। यहाँ चलिए, क्लोरीन क्या करता है,
इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो अगर क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन जो सबका इलेक्ट्रॉन खींचता है, अगर तुम उसका इलेक्ट्रॉन खींचोगे उसको गुस्सा आएगा, तो वो क्या करेगा, अपने गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन से बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब यहाँ H+ बनना इजी हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ से इजी H+ निकल जाएगा। तो बताओ इन दोनों के अंदर H+ कहाँ बहुत आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से। देखो विड्रॉइंग इफेक्ट के वजह से एसिडिक नेचर बढ़ता है, यही तो मैंने सीखा कि क्लोरीन विड्रॉ करता है तो यहाँ से H+ आयंस निकलना इजी हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। अरे भाई दोनों एसिडिक है, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, बट इसका एसिडिक पावर ज्यादा है और इसका एसिडिक पावर थोड़ा सा कम है इन दोनों के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर मान लो इस कार्बन पर 2 क्लोरीन है, तो भाई ये क्लोरीन भी जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन भी जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों क्लोरीन मिलकर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये कार्बन भी उतने ही मैग्नीट्यूड से इस कार्बन के से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से और खींचेगा, तो ऑक्सीजन को गुस्सा आएगा, इस बार इसके मुकाबले ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि भाई 2 क्लोरीन का विड्रॉइंग पावर लग रहा है, राइट? तो यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलना होगा वो तो बहुत ही ईजी होगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से स्पॉन्टेनियसली निकल जाएगा, भाई खुद ब खुद निकल जाएगा, करेक्ट? तो इन दोनों के कंपैरिजन में देखो भाई दोनों भी एसिडिक है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में रिमूविंग ऑफ H+ आयंस इज मोर इजी एज कंपेयर टू दिस वन। तो दिस विल शो मोर एसिडिक नेचर एज कंपेयर टू दिस वन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों के अंदर सबसे वीकेस्ट एसिड कौन है, तो ये आएगा, क्योंकि इसके अंदर H+ आयंस निकलना बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये वाला, करेक्ट? अगर कहूं मैं इनको इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में अरेंज करो, तो इंक्रीजिंग मतलब क्या, छोटे से बड़ा, तो सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका, करेक्ट? अगर मैं आपसे कहूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में अरेंज करो, तो पहले ये लिखने का, फिर ये लिखने का, फिर ये लिखने का। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एंड डोनेटिंग पावर, ठीक है? अभी थोड़ा सा ये तो इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा था ना, तो अभी थोड़ा सा रेजोनेंस के अंदर भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी आते हैं, देन आई विल शो यू हाउ टू डू इट। जैसे देखो एरोमेटिक कंपाउंड में ये 3 एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले 3 एग्जांपल, यहाँ बेंजीन रिंग है कनेक्टेड टू एसिडिक ग्रुप, और यहाँ पर ये जो H है उसके निकलने पे हमको पता चलता है कि एसिडिक नेचर कैसा है, ठीक है? अब बेंजीन रिंग है, नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ से ऑफ कोर्स H+ आयंस निकल रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमको एसिडिक नेचर देखने मिलेगा। जब मैं क्या करता हूँ कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट हटाता हूँ, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से बेंजोइक एसिड के एसिडिक नेचर में इंक्रीमेंट हुई या डिक्रीमेंट हुई है हमको चेक करना है। तो देखो नाइट्रो ग्रुप जो होता है हमको पता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर ये पूरे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आपको नहीं लगता बेंजीन रिंग इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है कि नहीं? और कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो सबका इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, आप उससे इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो उसको गुस्सा आएगा, तो वो क्या करेगा, अपने गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे ही अपने हाइड्रोजन से उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, डोंट यू थिंक H+ आयंस इजीली बना के देगा, करेक्ट? तो यहाँ पर H+ आयंस निकलना इजी है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर क्या है, नॉर्मली H+ आयंस तो निकल ही रहा है, बट यहाँ पर बहुत आसानी से निकल रहा है बिकॉज ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक नेचर में इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पर ये जो इसका एसिडिक नेचर है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। सिमिलरली देखो कि इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, मैंने फिर से नाइट्रो ग्रुप लगाया, बट इस बार नाइट्रो ग्रुप जो है मैंने पैरा पोजीशन पर लगाया है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग कार्बन से खींचेगा, कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से खींचेगा, तो यहाँ पर भी H+ आयंस का निकलना इजी तो होगा ही, करेक्ट? तो ये भी बहुत अच्छे से एसिडिक नेचर बताएगा। ध्यान से सुनो, एसिडिक नेचर, ये विड्रॉइंग की वजह से इसका एसिडिक नेचर बढ़ गया, और ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी वजह से भी एसिडिक नेचर में इंक्रीमेंट तो आया है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? आप कहेंगे नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है, ठीक है? जब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो आप कहेंगे बेंजोइक एसिड और नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑफ कोर्स नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बताओ ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, आप कहोगे सर एसिड NO2 ग्रुप तो दोनों में है, दोनों भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी सेम होगा, करेक्ट? तो उसकी वजह से एसिड नेचर सेम आना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसका जो इफेक्ट ऑफ विड्रॉइंग है वो बहुत ज्यादा है, इफेक्ट ऑफ विड्रॉइंग इज मोर एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। ये ग्रुप क्या है, NO2 बहुत दूर है, तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इन कार्बन पर जाएगा, इन कार्बन पर जाएगा, इन कार्बन पर जाएगा, इन कार्बन पर जाएगा, तो इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे सब्सटेंस से दूर होते जाएगा ना, तो उसकी वजह से उसका नेचर कम होते जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप दोनों ही विड्रॉ कर रहा है,
but this withdrawing effect is more because it is near to the carboxylic acid functional group. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा है। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रोबेंजोइक एसिड, आई मीन पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। और ये जो है वो तो सबसे कम एसिडिक है ना, तो एक्चुअली इसको यहाँ नहीं प्लेस करना चाहिए, इसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ कि सबसे कम एसिडिक होता है अपना नॉर्मल बेंजोइक एसिड, जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। सिमिलरली इस एग्जांपल पे आइए, ठीक है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, फिर ये पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड है और ये ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये अपना नॉर्मल तरीके से H+ आयन यानी एसिडिक नेचर बता रहा है। मैं ऐसा कहता हूँ कि इस बेंजोइक एसिड के अंदर अगर आप पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दो तो बेंजोइक एसिड के एसिडिक नेचर में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, वो अपने को चेक करना है। मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्टेन कर रहा है तो वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हाइड्रोजन से खींचने की मेहनत क्यों करेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन से लगा हुआ है ना, तो यहाँ से H+ निकलना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इधर। इधर देखो, इधर तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन से, पर यहाँ खींचने की मेहनत क्यों करेगा, जब उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बैलेंसिंग इफेक्ट मिल रहा है, तो वो यहाँ से क्यों खींचेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ऐसा कहूँ इलेक्ट्रॉन खींचने की हिम्मत, बल, शक्ति, ताकत यहाँ कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। ऑलराइट, तो इसी तरह से यहाँ पर H+ आयन निकालना डिफिकल्ट है फ्रॉम दिस वन। तो इन दोनों के कंपैरिजन में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी आता है तो एसिडिक नेचर में डिक्रीमेंट आता है। सिमिलरली इधर देखो, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो H+ आयंस को निकालना यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। सवाल ये है कि पैरामिथाइल में H+ आयंस निकालना डिफिकल्ट होगा या ऑर्थोमिथाइल में H+ आयंस निकालना डिफिकल्ट होगा, ऑर्थो वाले में, क्योंकि अगेन सेम फंडा, ये इस ग्रुप से बहुत नजदीक है तो इसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होने की वजह से H+ आयन निकालना बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर बहुत 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 कम हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें तो मोस्ट एसिडिक इज नॉर्मल बेंजोइक एसिड, पैरा वाला उससे कम एसिडिक है, और सबसे कम एसिडिक कौन है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से एसिडिक नेचर पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आता है। इस तरह से अगर आपको बहुत सारे जंबल्ड एग्जांपल दे दिए, 3-4 मॉलिक्यूल साथ में दे दिए और बोला चलो भाई बताओ इसके अंदर एसिडिक नेचर क्या रहा होगा, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो बड़ी आसानी से ये सब कर पा रहे होंगे। ठीक है, ऑलराइट। देखो, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि अपने पास में मान लो एक बेंजोइक एसिड है विथ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, एक कंपाउंड है अपने पास में बेंजोइक एसिड विथ ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, ठीक, और एक अपने पास में बेंजोइक एसिड है जिस पर कोई ग्रुप नहीं, और मैं आपसे कहूं कि इन तीनों मॉलिक्यूल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में अरेंज करो, तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये देख लो कि बेंजोइक एसिड विथ नो सब्स्टिट्यूएंट अटैच, इसके पास कुछ पर्टिकुलर एसिडिक नेचर का वैल्यू होगा, लेट अस से X, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर मैंने नाइट्रो का सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, वो भी ऑर्थो पोजीशन पर। नाइट्रो का सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग से विड्रॉ करेगा, बेंजीन रिंग कार्बन से विड्रॉ करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से विड्रॉ करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर H+ आयंस निकलना इजी है एज कंपेयर टू ये वाला मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो यहाँ पर इजी है, इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा और इसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो हमको क्या मिलता है कि इस तरह से बेंजोइक एसिड है, इसका नेचर कम है एसिडिक नेचर, और ऑफ कोर्स ऑर्थो नाइट्रो का एसिडिक नेचर ज्यादा है। क्लियर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये नॉर्मल एसिडिक नेचर बता रहा है लेट अस से सम वैल्यू ऑफ X, और यहाँ पर ये क्या बनने में लगा है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप जो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, बेंजीन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो H+ नहीं बनेगा। या फिर ऐसा मैं कहूँ कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की मेहनत नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका एसिडिक नेचर इससे कम होगा। तो सबसे कम एसिडिक नेचर किसका होता है, मिथाइल वाले का, यानी डोनेटिंग इफेक्ट वाले का। ठीक है, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विथ कार्बोक्सिलिक एसिड हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एसिडिक नेचर देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑर्डर इन जनरल आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बाद में इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के पीछे और टेक्स्ट बुक के अंदर इन टेक्स्ट में दिए हुए, आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। ठीक है, और इनकेस अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पर्सनल में सॉल्व करके कभी बता दूंगा, या फिर मैं ब्रांच में रहूंगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे हमको एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। एक और बात जो मैं बताता हूँ, ये 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो एसिड का एसिडिक नेचर मेजर करने के लिए हमारे पास में एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी है। हम ऐसा कहते हैं कि पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा, पहले तो ये बताओ पीएच की स्केल क्या होती है। पीएच की स्केल क्या होती है? 0, ठीक है, यहाँ पर 1 जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा? 14। अब ये 14 ही क्यों आता है, इसका भी अलग डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, बट खैर अपना वो टॉपिक नहीं है। ये पीएच का वैल्यू अगर 0 से 1 में लाई करता है तो हम ऐसा कहते हैं कि एसिडिक नेचर है। 0 पे लाई करता है तो हम कहते हैं कि न्यूट्रल है, और 0 से 14 पे लाई करता है तो क्या कहते हैं? ये बेसिक है। ठीक है, ये जनरल टर्म्स पता है हमको पीएच की। जब हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज का मतलब क्या है कि भाई इधर वाटर डाल देंगे तो ये अपने अंदर से H+ आयन निकाल देगा, तो यानी ये देखो आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा, करेक्ट है। तो जब आप इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह सब इक्विलिब्रियम वाली चीजें लगाओगे तो आपको यहाँ पर एक Ka निकल के आएगा। Ka क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब भाई कांस्टेंट ऑफ एसिड जो होता है, ध्यान से सुनो, कांस्टेंट ऑफ एसिड जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। Ka जितना ज्यादा आएगा ना उतना ज्यादा एसिडिक नेचर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं pKa। अब pKa का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं pKa क्या होता है? Ka का वैल्यू है ना उसका नेगेटिव लॉगरिथम है, करेक्ट है, नेगेटिव। तो बोलो pKa और Ka के बीच में रिलेशन कैसा हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, सही है ना। pK और Ka के बीच में टर्म्स क्या है? pKa जो होता है वो नेगेटिव ऑफ Ka है, मतलब Ka बढ़ेगा तो नेगेटिव ऑफ Ka क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, मतलब pK का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। अरे नेगेटिव नंबर में जो दिखता बड़ा है वो होता छोटा है, पता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? अगर K वैल्यू इंक्रीज होता है तो pK वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब द रिलेशन बिटवीन pKa एंड Ka आर इनवर्स। एंड Ka और एसिडिक नेचर का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। तो अगर मैं कहता हूँ एसिडिक नेचर बढ़ता है, इसका मतलब Ka का वैल्यू बढ़ता है पर pK का वैल्यू घटता है। समझ में आया? कोई डाउट? जैसे मैं अगर कहता हूं कि अपने पास में एक एसिड है, एसिड नंबर 1, उसका Ka का वैल्यू 1 है, और एसिड वैल्यू जो एसिड नंबर 2 है उसका Ka का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? तो आप देखो Ka और एसिड का जो रिलेशन है वो क्या है कि इट इज डायरेक्ट। जितना ज्यादा K उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो इसका Ka का वैल्यू 1 है और इसका Ka का वैल्यू क्या है? 3। तो किसका Ka का वैल्यू ज्यादा है? इसका। समझ में आया? तो ये एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड है वो वीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा दिया होगा कि समझो एसिड नंबर 1 है, उसका pKa का वैल्यू समथिंग है 1.3 × 10 कुछ तो होगा, बट लेट अस कंसीडर 1, ठीक है। और एसिड नंबर 2 जो है उसका pKa का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर केस के लिए एसिडिक नेचर क्या होगा। तो देखिए pKa का और एसिडिक नेचर का वैल्यू देखिए इनवर्स है। तो जिसका pKa ज्यादा उसका एसिडिक पावर कम, यानी एसिडिक नेचर कम। तो यहाँ पर एसिड 2 इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू एसिड 1। तो उम्मीद करता हूँ ये pKa, Ka और एसिडिक नेचर के बीच में रिलेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे घुमा फिरा के, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आराम से सारे कंसेप्ट अप्लाई करो, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। विद दिस आई कंक्लूड द होल चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जिसका नाम है अमाइंस। बट खैर आप होमवर्क में क्या कर लेना, यहाँ तक पढ़ लेना। 2 चीजें होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ जो सिर्फ पढ़नी है, आई डोंट थिंक यू नीड टू राइट इट, दैट इज, पर ये सिंसियरली करना होमवर्क, ठीक है, बहुत काम का है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है, ध्यान से सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स की तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा के दी है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट है, तो आप ये टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, ठीक है। इट इज गिवन टू योर टेक्स्ट बुक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की मैंने लिखा के दी है, प्लीज रिफर दैट ओनली। नेक्स्ट सेकंड नंबर में मैं आपको दे रहा हूँ कि आप एक बार एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना उसको भी टेक्स्ट बुक से सिर्फ देख लीजिए। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट इट इन योर नोटबुक, और एग्जाम में पूछते भी नहीं कि भाई डिस्कस एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। बट कभी कभी क्या है कि एमसीक्यू में या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है। तो आपको क्या अच्छा नॉलेज मिले या फिर आपको एक लैंग्वेज समझ में आए कि बोलते कैसे है चीज़ों को, ठीक है। तो वो आप एक बार टेक्स्ट बुक से देखिए। बाकी मैंने सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाए ही है, डोंट वरी अबाउट इट।
अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट होंगे, आप सब चीज़ें अच्छे से नोट्स में बना रहे होंगे, तो आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन करने आ रहा होगा, ठीक है। और तीसरा जो कि अपना मैंडेटरी होमवर्क होता है, वो क्या है कि इसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज, जो टेक्स्ट बुक के पीछे का एक्सरसाइज होता है, उसका हर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना चाहिए खुद से, ठीक है। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है, मेरे नोट्स बनाए हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले चैप्टर का भी नॉलेज है आपको, तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। और इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि समझो कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है या नहीं आ रहा है, बिंदास मुझे बोलिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड गिव इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। बट आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे और डायरेक्ट मुझे भेज देंगे कि सर इसका आंसर बताओ, तो दैट इज नॉट द केस। प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन। वैसे भी आपको क्लासेस से टारगेट या नोट्स वगैरह दी जाती है, तो अगर आपको किसी आंसर का लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो नोट्स खोलिए, उसका लैंग्वेज देखिए, देखिए कि पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखा जाता है, कौन से बाद किसका पॉइंट लिखा जाता है, डायग्राम कहाँ बनाया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, एक्सेट्रा, वो सब देखिए आप। दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। देखो व्हाट आई डू इज आई डेवलप योर कंसेप्ट्स। मैं अपने आपको हाथ पकड़ के लिखाना तो नहीं सिखा सकता ना बेटा, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। टेक्स्ट एक्सरसाइज करो, अगर कोई डाउट है तो बिंदास पूछो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। या एंड वन मोर थिंग, सो सॉरी अबाउट इट, दिस इज वेरी नॉमिनल मिस्टेक। ये 1 है तो ऑफ कोर्स ये 7 होगा और ये 14 होगा, ठीक है। मैंने अभी रियलाइज किया जब मैं बोर्ड रब कर रहा था, सो सॉरी फॉर दैट। ऑफ कोर्स 1, 7 एंड 14, तो 1 और 7 के बीच में होता है तो एसिडिक नेचर होता है, 7 से 14 बेसिक, और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक होते रहता है, आप स्मार्ट है, आप इतना तो खुद से ही समझ सकते हैं, ठीक है।